में काम आते हैं, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो वी आर गोना डिस्कस इट इन डिटेल। लेकिन कुछ रिलेशंस हैं, ये आपको पता है, अगर आप में से किसी ने फेडरल किए हैं या कोई टेस्ट दिए होंगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो तो बहुत मशहूर हैं, हर किसी को पता होते हैं। बट एक रिलेशन ऑन सेट आर, मीन्स आर क्या है, वो सारे रिलेशन मान लें ऑन अ सेट ए एंड एंटी साइमेट्रिक इफ वेन एवर ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए, देन ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सेट में 1,3 है तो 3,1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी रिलेशन आ जाए जिसमें 1,3 हो तो उसके अपोजिट वाला 3,1 ना हो, देन यू कैन कॉल दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके अलावा भी रिलेशंस होते हैं, बट ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आई हैव रिटन एवरी दैट टाइप ऑफ पॉइंट जो कहीं ना कहीं पास्ट पेपर्स में आया हुआ है या बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वही हमने लिखे। टाइम टाइम की किल्लत की वजह से हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं, जिसे आप एग्जाम में बैठें तो आपके काम आ जाए। ठीक है, अच्छा, जो एमपीटी है ये भी हमारा एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब फिबोनाची सीक्वेंस आपको पता है, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर n की वैल्यू 0 हो या 1 हो, देन fn इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0 इज 0 एंड f ऑफ 1 इज 1। ये दोनों हमारे पास इनिशियल पॉइंट हैं जिनको हम बेस वैल्यूज कहते हैं, एंड दीज बेस वैल्यूज आर डिफाइंड। ठीक है, हमने डिफाइन की हुई है। अच्छा, बेस वैल्यूज तो डिफाइन होती हैं, लेकिन उसके बाद वाला फार्मूला वी जनरलाइज दिस। उसके बाद वाला फार्मूला हम जनरलाइज करते हैं। f2 is nothing but the sum of the previous two, so that is f0 f1। सिमिलरली हमारे पास हम कहेंगे f3 is nothing but the sum of f1 and f2। ठीक है, एंड सिमिलरली जो f हमारे पास 4 होगा वो क्या होगा, f3 एंड f2 का सम। सिंपली आप 3 और 2 को सम कर दें, और f5 क्या होगा, f5 होगा कि the sum of previous two, f6 is the sum of previous two, in this way you will add and so on। ठीक है, सो दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मशहूर है, एग्जाम में आती रहती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 1, देन एड ऑफ दीज टू इज 1, एड ऑफ दीज टू इज 2, एड ऑफ दीज टू इज 3, इन दोनों को ऐड कर दें 5, इन दोनों को ऐड कर दें एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत मशहूर है, आपने पढ़ी होगी। अच्छा, एक और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास S3 है, इस रिलेशन को हम ट्राइनरी रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हुआ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके डोमेन में आपको 3 वैल्यूज देनी पड़ती हैं, एक x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू, तीसरी z की वैल्यू। जब आपको डोमेन में 3 वैल्यूज देनी पड़े लाइक अ वेक्टर, तो उसको आप ट्राइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इंटीजर कुछ और नाम है जो एग्जाम में आते रहते हैं। वो क्या है, जहाँ इंजेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल हो उसका मतलब 1-to-1 फंक्शन होता है, और जहाँ सर्जेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल हो तो उसका मतलब ऑन-टू फंक्शन होता है। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है और कहीं बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, मैंने एक और पॉइंट लिखी है कि मान लें कि x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और इंटीजर वैल्यू ऑफ x, इसको int ऑफ x लिखते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट एन इंटीजर बाय डिलीटिंग ट्रंकेशन ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास एक इंटीजर है। ठीक है, इफ यू फाइंड आउट इट्स इफ यू लुक एट दिस वन, तो इंटीजर ये फंक्शन क्या करता है, इसका डेसिमल पार्ट डिलीट कर देगा एंड इट गिव्स मी 3 ओनली। तो अगर आप इस देखें, ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 में हमारे पास ये होगा कि दैट्स नथिंग बट 2 पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट समथिंग में वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा डेसिमल, वो तो लीड कर देगा, हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। सिमिलरली 8.5 में ये जो पॉइंट वाला ऐसा एक लीड कर देगा, 8 आएगा। अगर हमारे पास सीधा सीधा इंटीजर है तो वो सीधा सीधा इंटीजर दे देगा। ठीक है, तो इंटीजर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन फेडरल में आए हुए हैं, सो आई रोट डाउन दीज एज वेल।
अब उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो आई राइट डाउन दिस इन अर्थमेटिक मॉड्यूलो 12 समटाइम कॉल्ड किलोक अर्थमेटिक। ये जो मॉड्यूलो 12 के हम मॉड्यूलो पढ़ते हैं मॉड्यूलो क्लासेस में, अगर अर्थमेटिक मॉड्यूलो 12 हो तो उसको हम समटाइम अर्थमेटिक या किलोक अर्थमेटिक भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को मॉड्यूलो क्लासेस का पता नहीं है तो वो आगे आने वाले हैं, वी विल स्टडी देम इन डिटेल इन नंबर थ्योरी, बट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थी तो ये आपको पता होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ डोंट नो अबाउट मॉड्यूलो क्लासेस, किसी के नहीं पता तो वो नंबर थ्योरी में वैसे भी हम पढ़ने वाले हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलो 12 को हम किलोक अर्थमेटिक भी कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पेज खत्म हुआ। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी नो, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें जी। और अगर हमारे पास जस्ट 2 सेट्स हो, उससे हम डायरेक्ट फंक्शन कैसे मालूम करें? तो किर अगर आप लाउडली बोलें, थोड़ा रिपीट करें क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया तो थोड़ा लाउडली फिर बता दें आपका क्या क्वेश्चन था। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमारे पास 2 सेट्स हो, उससे हम डायरेक्ट फंक्शन कैसे मालूम करें? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर ए और बी दो सेट्स हों तो हम ये कैसे फाइंड करें, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस उसमें कितने होंगे। डू यू मीन यू हैव दिस क्वेश्चन? जी जी। तो देखिए, ये मैं नंबर थ्योरी में डिटेल में पढ़ाऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 19 तक अगर मैंने जो पढ़ा है इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बताएं, ठीक है। तो इसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी, फिलहाल हम एक मेजर थ्योरी कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, और ये जो आपने पॉइंट बताए आने वाला है। फिलहाल मैंने जो पढ़ा है इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बता दें। सर पॉइंट नंबर 11 थोड़ी सी डिफाइन कर लें। ओके, पॉइंट 11 पे आता हूँ मैं। अच्छा जी, मेरा माइक बंद था। तो देखिए, ये मैं पॉइंट 11 में नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और अगर हम इनको क्रॉस करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। देखिए, इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसमें है 2, सो इसमें हो गए 3 एलिमेंट, इसमें हो गए 2 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 6, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम करनी हो तो आप देखिए फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं, सेकंड में कितने एलिमेंट हैं, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब आ जाती है इस पे बात कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे तो बात यह है कि उसमें रिलेशंस कितनी होंगी। तो उसका फार्मूला है कि आप क्या लिखेंगे, यू राइट डाउन के 2 के ऊपर पावर जितने एलिमेंट्स इसमें हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी डिफाइंस द नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। और रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी के सबसेट ही होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं। ये कोशिश करें जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन पूछें। आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे वो डिस्कस होते जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब देखिए, एक और पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, आप कंसीडर है कि आप यूनिवर्सल सेट सोचें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ यू का कोई भी ए सबसेट सोच लें, लेट एक्स ए बी द फंक्शन, एक्स ए को आप फंक्शन बना लें यू से लेकर 0, 1 का। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्स ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन वी राइट 1, यानी फंक्शन बना रहे हैं, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो हम वहां लिखेंगे 1, लेकिन अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है तो वी राइट हियर 0, ठीक है। देन एक्स इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। सो दैट्स क्वाइट इजी टू राइट डाउन।
देखिए मान लें कि यूनिवर्सल में मेरे पास है 1 2 3, लेट्स से अप टू 10, ठीक है। अब अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसमें मैं लिखूं 1 2 3 एंड करेक्टरिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ ए फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? रिजल्ट में या तो मुझे 1 मिलेगा या तो फिर 0 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स ए में इनपुट में अगर पुट करूंगा 4, तो क्या 4 ए का पार्ट है? नहीं है, तो वी गेट 0। अगर एक्स ए में मैं पुट कर रहा हूं क्या 1, तो क्योंकि इसका पार्ट है, लेट्स से 2, 1 हो सकता है, कंफ्यूज हो जाए, तो 2 इस ए का पार्ट है, सो देन वी राइट वी गेट व्हाट 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्लियर है? सबको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी जी क्लियर है सर। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बाद हम चॉइस फंक्शन की बात करते हैं। अब देखें चॉइस फंक्शन क्या होता है हमारे पास। हम एक सोचें कि कलेक्शन ऑफ ऑल AI बेसिकली इज A1 A2 A3, हम वो सारे सबसेट सोच रहे हैं। I बिलोंग्स टू इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 1 2 3 का काम करता है। ये सबसेट है किसी सेट B के। हम कोई सेट B सोच रहे हैं जो सेट BU का सबसेट है, और B के जो सबसेट बना रहे हैं वी कॉल देम A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं FA। इनपुट में हम क्या करेंगे? इनपुट में हम इसके सबसेट पुट करेंगे और आउटपुट में हमें B मिलेगा, यानी B का कोई ना कोई पार्ट मिलेगा। यानी इनपुट इज AI's एंड आउटपुट इज वन ऑफ द B's एलिमेंट, ठीक है। तो इसका चॉइस फंक्शन इफ फॉर एवरी I, हर कोई I जो I में बिलोंग करता है, इफ I जो है वो अगर AI से बिलोंग करता है, यानी उसका रिजल्ट, यानी FI जब मैं पुट करूंगा तो मुझे B का कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, और जो B का एलिमेंट होगा वो अगर AI का पार्ट है, दैट इज द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सेट A, देन इट इज सेड टू बी चॉइस फंक्शन। अब उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऐसे तो इजी है। अब मान लें कि ये मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, जिस फंक्शन में मेरे पास जो है, आई थिंक सो मैं थोड़ा चला गया। अब देखिए मेरे पास एक मैं सेट B डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है। A1 में डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 1 2 3 है, और A2 डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 1 5 है। A3 डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 2 4 5 है। A4 डिफाइन कर रहा हूं जिसमें 3 4 है, ठीक है। अब कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम A to B आर चॉइस फंक्शन और नॉट। इसमें से कौन सा चॉइस फंक्शन है और कौन सा नहीं है। अब ये देखें A1 के साथ हमारे पास है 1, क्या A1 के रिजल्ट में जब 1 आ रहा है तो 1 इसका पार्ट है? यस, इट इज अ पार्ट। A3 की बात करें तो उसमें आ रहा है 3, क्या 3 इसका पार्ट है? नहीं, 3 इसके एलिमेंट का हिस्सा नहीं है, सो दैट मीन हियर इट फेल्स। A4 की बात करें तो A4 में क्या हो रहा है? A4 के साथ ये 4 है, तो ये पार्ट है, लेकिन इस पार्ट में क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। अब F2 की बात करें, F2 में देखें, F2 में क्या है? A1 के रिजल्ट में हमारे पास 1 है, A2 के रिजल्ट में 1 आ रहा है जो A2 का पार्ट है, उसका एलिमेंट है। और A3 की बात करें तो उसके रिजल्ट में 4 आ रहा है, तो A3 में 4 है, ठीक है। सिमिलरली A4 में हमारे पास 4 मिल रहा है, तो A4 में भी हमारे पास 4 है। यानी जो हमारे इनपुट में हम सेट दे रहे हैं, रिजल्ट में जो एलिमेंट मिल रहा है वो सी का पार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे। दैट मीन्स के द फर्स्ट वन इज नॉट अ चॉइस फंक्शन एंड सेकंड वन इज अ चॉइस फंक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? जी, ये बात क्लियर हुई आपको? क्लिक हुई? किसी को कोई इशू हो तो बता दें, मैं एक और एग्जांपल बता दूं, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है। अब कार्डिनल नंबर्स की बात करें, यहां से थोड़ा हम
प्योर मैथ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ ले। अब देखिए ये सर बहुत सारे मेरा ये सवाल 21 को थोड़ा डिफाइन करें 21 को। सर। जी जी। सर अच्छा शकील ये, साहब, जी जी। अच्छा ये चॉइस सर फंक्शन समझ में नहीं आया 21 21 पॉइंट वाला। को थोड़ा डिफाइन फिर से। 21 वाला जी काइंडली मुझे बताएं, 21 या 22? अस्सलाम वालेकुम सर शकील साहब। वालेकुम सलाम। जी जी। जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैंने कहा कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? 21 पॉइंट सर, 20 मैंने पूरी लिखी है अभी, 21 पॉइंट जो है ना वो फिर से थोड़ा जो है ना इसको रिपीट करें। आधा मैंने लिखा है, आधा वो जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं नहीं, वो तो आपसे शेयर होगा। अब देखें, हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ, ठीक है सर। उसमें इनपुट दे रहे हैं ए आई। अब ए आई क्या है? बी के सबसेट है। जैसे मैंने आई सेट बी लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट बनाए हैं A1 जिसमें 1 2 3 लिया है, A2 लिया है जिसमें 1 5 लिया है, A3 लिया है जिसमें 2 4 5 लिया है, A4 लिया है जिसमें 3 4 लिया है, ठीक है। अब ये क्या है? एज हैं जो A1 A2 A3 A4, ये क्या है? बी के सबसेट हैं। ये बात समझ में आई? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जो भी फंक्शन हमें एग्जाम में दिया गया होगा, ये आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं या मोस्टली वो दिए देते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन में ये जो रिजल्ट डिफाइन किया है, इसमें से कौन सा चॉइस फंक्शन है या आवाज का नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम है कम या आवाज नहीं आ रही आपको? सर, आवाज का प्रॉब्लम है, साफ नहीं अच्छा, आ रही है। आई थिंक सो इंटरनेट का इशू है। वेल आप देख लें। ए, अब ए जो है A1, उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 1। जी जी बिल्कुल आ रहा है। A2 का आउटपुट आ रहा है 2, A3 का आउटपुट है 3, A4 का आउटपुट है 4। हमें सिर्फ ये चेक करनी है A1 का आउटपुट जो 1 आ रहा है, क्या इसका हिस्सा है? जी जी। इसका मतलब यहां पे चॉइस फंक्शन की, ये चॉइस फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। A2 के रिजल्ट में 2 आ रहा है, लेकिन क्या A2 का जो रिजल्ट 2 आ रहा है क्या इसका हिस्सा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे चॉइस फंक्शन की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, ठीक है। A3 को देखा जाए, A3 में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 है, लेकिन उसके रिजल्ट में ये जो A3 है इसमें 3 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं। इसका मतलब यहां भी चॉइस फंक्शन की कंडीशन वायलेट हो रही है। यहां भी क्या है, यहां तो चलो हमें मिल रहा है कि A4 के रिजल्ट में हमारे पास 4 आ रहा है, जो यानी इनपुट में तो हम फंक्शन दे रहे हैं, अगर आउटपुट में उसी सबसेट का एलिमेंट मिले तो वो चॉइस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि यहां नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये चॉइस फंक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे। A1 के रिजल्ट में 1 मिल रहा है जो इसका हिस्सा है, A2 के रिजल्ट में 1 मिल रहा है जो इसका हिस्सा है, ठीक है। A3 के रिजल्ट में 4 मिल रहा है जो इसका हिस्सा है, A4 के रिजल्ट में 4 मिल रहा है जो भी इसका हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट का जो आउटपुट आ रहा है वो उसी का पार्ट है, सही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो B वाला है ये चॉइस फंक्शन है, जबकि A वाला चॉइस फंक्शन नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर्स वाला, क्योंकि आपने अभी तक फाइनाइट ही पढ़े होंगे, ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नो है। अब मान लें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर दैट फ्रॉम 0 to z। अब मैं क्या कर रहा हूं कि n इज बेसिकली ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 and 5, ठीक है, हैव द सेम कार्डिनलिटी। बिकॉज देखिए यहां मैंने आई थिंक सो 0 से लेकर 5 तक लिखा है और यहाँ -5, सॉरी हियर इज -5, मिस्टेक से आ गया। अब देखिए अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
यहाँ ए को मैं थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। ए में मैं लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर greater than equals to 0, less than equals to 5, where n belongs to integer। सही है। अब मुझे बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या सेम होंगे? जी, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में और ए में सेम होंगे? एनीबॉडी कैन टेल मी? यस सर, सेम होंगे। सेम होंगे, क्यों? कि अगर यहाँ -5, -4, -3, -0 देन 0, उसके बाद यहाँ से लेकर 5, इट मींस बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो वी से बोथ हैव द सेम कार्डिनलिटी, बिकॉज अब यहाँ पे जो मॉडर्न डेफिनेशन आती है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब हम कहते हैं कि दे हैव द सेम कार्डिनलिटी बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय द रूल f of n equals to n, यानी f of n equals to n में डिफाइन कर सकता हूं। दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b आर सेम। ठीक है, तो यहाँ में आपको अगर किन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, सॉरी, आई एम अगेन सेइंग बच्चे, सॉरी, यू आर आवर एल्डर्स, बट सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते ऐसी आदत हो गई है, सो डोंट प्लीज टेक इट सीरियस। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। अब देखें, आपने ये जो बच्चों को कंपैरिजन का तरीका बताया, वो यानी जैसे फॉर एग्जांपल ए में है ए बी सी और बी में हमारे पास है मान लें 1 2 3, तो आपने ये सुना होगा कि क्या ए इक्विवेलेंट है बी के? हैव यू हियर्ड दिस वर्ड इक्विवेलेंट? यस सर। सर है इक्विवेलेंट। आप कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी है 3, तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि ए में और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस वजह से और बी इक्विवेलेंट है। ये जो तरीका है डिफाइन करने का, ओके, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल, पर ये फाइनाइट सेट के है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है, तो ये बेहतर तरीका नहीं है डिफाइन करने का। हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट तब होंगे जब हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएं ए से लेकर बी तक। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, यानी 1 to 1 भी हो, 1 to भी हो। तो आई कैन डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन ए 1 की तरफ चला जाए, बी 2 की तरफ चला जाए, 3 सी की तरफ चला जाए। सो इन दिस वे आई कैन डिफाइन अ इनपुट आ जाए और रिजल्ट में मेरे फंक्शन एक डिफाइन कर सकता हूं, देन आई कैन गेट देन आई कैन क्लेम दैट दीस टू फंक्शंस आर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट हैं। दैट्स व्हाई आई से कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। वो मैं क्यों कह सकता हूं? बिकॉज आई कैन डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन ए एंड बी। इसकी बुनियाद पे नहीं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देयर इज नो सच अ केस। ये कोई स्टुपिडिटी है फाइनाइट के लिए, तो चलो ट्रू है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। Because there is a bijective function between a and b, that's why we say the cardinality of a, cardinality of b is same. Is this clear to you? ये सबको क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ एक न्यू इंकशाफ होगा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, थोड़ा हजम करना मुश्किल है। He worked a lot in the field of बाइजेक्टिव फंक्शन हो नेचुरल। अगर उसने कहा कि मैं बाइजेक्टिव फंक्शन नेचुरल से z की तरफ डिफाइन कर लूं, और उसने डिफाइन किया, he defined that function। अब फंक्शन क्या है? लेट मी स्क्रॉल अ लिटिल। अब देखिए वो फंक्शन क्या है। अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करें नेचुरल नंबर से लेकर z की तरफ, गिवन बाय दिस वन, कि अगर n ओड है तो आप n की वैल्यू ये रखें 1 - n/2, अगर n इवन है तो आप n/2 रखें। इस तरीके से आप एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ? द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कार्डिनलिटी सेट ऑफ इंटीजर इज सेम। इज दिस क्लियर टू यू? तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इंटीजर की कार्डिनलिटी में कोई फर्क नहीं है। इसका एक और मतलब है कि जितनी बड़ी इंफिनिटी नेचुरल नंबर की है, उतनी ही बड़ी इंफिनिटी
इंटीजर की है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि इन दोनों की इन्फिनिटी छोटी बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों की इन्फिनिटी की जितनी है। इज दिस क्लियर टू यू? सर ये मॉडुलस फंक्शन में होगा, कार्डिनलिटीज की है, नेचुरल नंबर की और इंटीजर की। मॉड्यूलस फंक्शन की देखिए बात नहीं हो रही, या हम जो है कार्डिनलिटी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मेजर थ्योरी में हम क्या करते हैं, सेट को मेजर करते हैं, उनकी साइज को मेजर करते हैं। सो वी आर मेजरिंग द साइज, हम ये चेक कर रहे हैं कि n की और z की साइज कितनी है। सो वी आर जस्ट सेइंग in the terms of infinite there is a bijective function between the set of natural number set of integer। यानी क्वेश्चन ये होता है क्या दो सेट्स के बीच में आप एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इफ यू कैन डिफाइन देन यू कैन से these two functions are said to be equivalent or they have the same cardinality। ऑलराइट, बिल्कुल सही है, कार्डिनलिटी के हवाले से ये सेम जी। तो कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई थिंक सो 10 होने वाले हैं, तो यहाँ हम अपनी क्लास एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम्स आने वाले हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज आई एम गोना एंड हियर, क्योंकि उसके बाद जो भी पॉइंट है वो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको मैं मिस करूं, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा, और मुझे एक काम भी है, 10 बजे जाना है कहीं पे। तो अभी कोई क्वेश्चन है एक आधा तो पूछ लें जनरलाइजेशन के हिसाब से, बाकी में सर ये जो सर आपके नोट शेयर कीजिएगा। जी वो तो शेयर किए जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पॉइंट्स आपने इवन और ऑड वाली बताई थी, ये पावर में आएंगे।